नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। आज हम लोग यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 के दोनों प्रश्न पत्रों के हल को देखेंगे। न केवल देखेंगे बल्कि तैयार भी करेंगे। जी हाँ, जो नए लोग हैं उनके लिए बताता चलूँ कि 2017 तक जो है यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 2 पेपर रहते थे। उनमें जो क्वेश्चन रहते थे वह एमसीक्यूज टाइप रहते थे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते थे। और हम लोग जो हैं यूपी पीसीएस की क्वेश्चन रिपीट करने की फितरत से वाकिफ़ हैं, तो उसकी इसी फितरत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हम जो प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में अब तक पूछे गए सवाल 2010 से लेकर 2012 तक कवर कर चुके 2022 तक कवर कर चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही करंट अफेयर्स की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देखिए। और टेलीग्राम चैनल नाम बताता चलूँ, टारगेट करंट टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इस पर जो है मारक डेली आपको क्विज मिल रही है करंट अफेयर्स की। एक बार विजिट करके ज़रूर देख लें, यदि क्वेश्चन अच्छे ना लगे तो निकल जाइएगा। और जो भी वीडियो आपको मिलेगी वहाँ पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा सूचना तंत्र वहीं से हमारा ऑपरेट होता है। चलिए पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? दोस्तों ये सवाल रिपीट किया गया है उधर प्री में, तो सही जवाब है लोथल से। लोथल आप लोग जान ही रहे हैं, गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और RS बिष्ट ने जो है इसकी खोज की थी, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से दोस्तों? तो सही जवाब है बोगज कोई से। बोगज कोई कहाँ है? एशिया माइनर में है, याद रखिएगा। यहीं से जो है वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है इस अभिलेख में। और इसी अभिलेख के आधार पर ज्ञात किया जाता है या अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः आर्य वहीं से आए होंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे दोस्तों? तो पार्श्वनाथ जी जो हैं वह वाराणसी से संबंधित थे, याद रखिएगा। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? अश्वसेन। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह सर्प है। देखिए पार्श्व में जो है सा आता है और सर्प में भी सा आता है, और इनके पिता के नाम में भी सा आता है, तो इस तरह से लिंक करेंगे तो भूलेंगे नहीं। इनकी माता का नाम बामा था। बहुत बिरले ही पूछा जाता है यह सवाल, लेकिन बनारस से थे, किस क्रम के थे यह जरूर पूछ लिया जाता है। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो सही जवाब है द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया है। बाकी दोस्तों वे कौन से अशोक के अभिलेख हैं जिनमें उसके नाम अशोक का उल्लेख किया गया है? तो मास्की, गुर्जरा, निंतुर जो हैं अभिलेखों में उसके नाम का उल्लेख किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या मिला है? कलिंग युद्ध का उल्लेख। निम्नलिखित में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो है अशोक का अभिलेख भी पाया गया, याद रखिएगा। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, इससे सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील के इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख कहता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति या फिर गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो सही जवाब है पुलकेशियन द्वितीय ने किया था। कहाँ किया था दोस्तों? तो नर्मदा नदी के तट पर।
और पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों किस वंश से संबंधित था? चालुक्य वंश से संबंधित था। और उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। दोस्तों करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट घटना सार के निचोड़ के नाम से बनाई गई है, जिसमें दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर किया गया है। तो आप उसको कर लीजिए। उसके बाद जनवरी से हम लोग महीने दर महीने कर रहे हैं, उसको कर लीजिए। उतना कर लेंगे तो सवाल अच्छे खासे बनने लगेंगे। उसके बाद घटनासार अभी आ जाएगी परीक्षा से लगभग 15 दिन या फिर हो सकता है 12 दिन पहले, तो हम लोग फिर से घटनासार को निचोड़ लेंगे। और इसी समय ई दृष्टि भी आ जाएगी, और हम लोग ई दृष्टि पढ़ भी रहे हैं, महीने दर महीने ई दृष्टि से ही पढ़ रहे हैं। तो ई दृष्टि को पहले भी पढ़े रहेंगे, बाद में कंपाइल्ड बुक भी आ जाएगी जब ई दृष्टि की मैगजीन, तो हम उसको भी पढ़ लेंगे, आसानी से हो जाएगा सब कुछ। तो फिर क्या होगा, सवाल बचेंगे नहीं। उसके साथ ही हम लोग क्विज भी कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो इस तरह से अगर करंट अफेयर्स को करेंगे, कहीं और भटकने की कौनो ज़रूरत नहीं है, इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब है ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। ह्वेनसांग किसके समय आया था भारत में? तो ह्वेनसांग के नाम में हा है और हर्षवर्धन के नाम में भी हा है। तो ह्वेनसांग को हा से कनेक्ट करिएगा तो पता लग जाएगा कि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। यदि बात करी जाए फाहियान की, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यशोवर्मन ने जो है मिहिर कुल को पराजित किया था, या हुड़ शासक था, याद रखिएगा। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? इसको हम लोग घटना चक्र की आर्थिकी से करेंगे, तो हम लोग इसको छोड़ते चलते हैं। बस जान लीजिए कि इस तरह का सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा आर्थिकी की, वो भी हैंड रिटन, तो देखना ना भूलिएगा। कई सवाल मिलेंगे आपको, वहाँ से वन स्थिति रिपोर्ट भी मिलेगी और जनसंख्या भी वहीं से कवर होगी, मतलब जनगणना। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को, याद रखिएगा। और दोस्तों इसने जो है उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया था और पाल शासक महिपाल को हराया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में जो है उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी, यह सवाल भी पूछ लिया जाता है। और गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी स्थापित की थी। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब भी बनवाया था। तो तीनों फैक्ट याद कर लीजिएगा, एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी जो थे अफगान मूल के थे, याद रखिएगा। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो एकदम बच्चा सवाल है। इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने जो है बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों कब? 14वीं सदी में। कब दोस्तों? 1347 में। जफर खां उर्फ हसन गंगू, दोनों नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एक नाम से पूछ लिया जाएगा, कभी कभी उपनाम पूछ लिया जाता है। एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके जो है बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। कब? 1347 में। तो हसन गंगू का नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसी ने जो है बहमनी साम्राज्य की नींव
डाली थी और गुलबर्गा को जो है अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फायदोमीटर से इसकी गहराई नापिए, अपने फायदोमीटर, विवेक का फायदोमीटर, उससे प्रश्न की गहराई नापिए। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर पुराने किले की बात हो रही है, तो आनन फानन में शाहजहां मार के मत चले आना। शेर शाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? किला ए कुहना, यह भी याद रखिएगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो सही जवाब है रायगढ़। कब हुआ था? 1674 में। आधुनिक भारत से पूछे गए सवालों को देखते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम जो थे, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब थे। 1764 में हुई थी। अवध का नवाब शुजाउद्दौला इसमें शामिल था। मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय था और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तीनों के नाम याद रखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई जो है सर्वाधिक निर्णायक थी, याद रखिएगा। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था दोस्तों? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी जो थे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? बहुत ही आयोग प्रिय प्रश्न है, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है इसको। तो राजकुमार शुक्ला ने। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, कहाँ? तो मालाबार में हुआ। मालाबार कहाँ है दोस्तों? केरल का तट मालाबार के नाम से जाना जाता है। यहीं पर मालाबार अभ्यास भी होता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था दोस्तों, कहाँ से? तो कोलकाता से। और कब हुआ था दोस्तों? 1826 में। और संपादक और प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर थे, यह भी रट लीजिएगा। कलर चेंज करते हैं। जुगल किशोर जी। उद्दंत मार्तंड। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो जी बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब स्थापना हुई? 1905 में। आयोग प्रिय सवाल है। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। किसने किसने? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। याद रखिएगा, ये हेक्टर मुनरो नहीं है, ये टॉमस मुनरो है। हेक्टर मुनरो कहाँ है? बक्सर के युद्ध में। देखिए बक्सर में क्या है, बक्सर में का आता है और हेक्टर में भी का आता है। तो इस तरह से दोनों को याद रखिएगा तो कतई नहीं भूलोगे, बक्सर और हेक्टर। तो हेक्टर मुनरो कहाँ है? बक्सर के युद्ध में। टॉमस मुनरो कहाँ है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और कैप्टन रीड भी है। अच्छा, इस व्यवस्था के तहत कितना हिस्सा आता था ब्रिटिश भारत का? तो 51%। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंध माना जाता है? तो सही जवाब है थॉमस मुनरो से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो सही जवाब है 1871। बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम इसको रट जाइए। निम्नलिखित
में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो सही जवाब है 1892 का अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी क्वेश्चन आयोग प्रिय हो सकता है। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? दोस्तों, ये जो ऊपर के अभी हाल के क्वेश्चन हमने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया और इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कितने रुपए का प्रावधान किया? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का, यही इसकी महत्वपूर्ण खूबी थी। निम्नलिखित को सही काल क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876 में आया। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट 1890 में आया। इन चारों को जो है याद कर लीजिए, इनमें से कोई न कोई इधर उधर करके आपसे पूछ लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आज़ाद। ये जो हैं भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने, याद रखिएगा, और लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता। और दोस्तों कौन थे? बीडी बदरुद्दीन तैयब बीडीटी, बदरुद्दीन तैयब केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता एफएसएम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवा चेरियार ने की थी? तो सही जवाब है नागपुर अधिवेशन 1920। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो सही जवाब है चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो जॉन साइमन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। यह भारत कब आया था कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946। या डेट याद कर लो। अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे। 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। ये तीनों नाम भी याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो बहुत ही बच्चा सवाल, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी लाल बाल पाल तीनों जो हैं राष्ट्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और BG तिलक, इन तीनों को जो है लाल बाल पाल कहा जाता है। उन्नीस में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? सही जवाब है महात्मा गांधी। SC बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो 1939 में की थी। त्रिपुरी संकट के बाद जो है इन्होंने तुरंत इसकी स्थापना कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो
तो सितंबर 1946 में हुआ था। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष जो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो सही जवाब है DBN दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में जो है प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, यह भी याद रखिएगा। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? तो सही जवाब है अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से जो है 1907 में कलकत्ता में इसकी जो है स्थापना की गई थी। मूल रूप से इसकी स्थापना P मित्रा और पुलिन दास ने की थी, लेकिन पुनर्गठन इसका जो है बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ ने किया था। भूगोल से बनने वाले सवालों को देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो सलसेट द्वीप, जिस पर मुंबई बसा हुआ है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 14.2%। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो एकदम बच्चा सवाल है। नागालैंड जो है सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकी, आल्प्स या फिर हिमालय और एंडीज? तो सही जवाब है एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और सबसे ऊंची तो अपनी हिमालय है ही। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग से भागीनंदा, ऐसे ही याद रखना है। भागी का मतलब भागीरथी और नंदा का मतलब अलकनंदा। तो देवप्रयाग से भागीनंदा, तो भागीरथी और अलकनंदा जो हैं दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो सही जवाब है केरल में। हरियाली योजना दोस्तों किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो है जल प्रबंधन से संबंधित है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन यह 2003 में शुरू हुई थी। इसमें दोस्तों इन लोगों ने गलत दिया है, इसमें सुधार कर लीजिएगा। 2003 में शुरू की गई थी हरियाली योजना अटल जी के द्वारा। और ये जो है करंट अफेयर से इसको अपडेट करेंगे। बाकी जान लीजिए, कोयला उत्पादक राज्यों का क्रम निर्धारित करने के लिए सवाल पूछा है। आर्थिकी से कंप्लीट कराऊंगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं, बाकी गोदावरी डेल्टा, हिमालय और पश्चिमी तट, तीनों में जो है भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो सही जवाब है अफ्रीका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे दोस्तों पैंजिया, याद रखिएगा। और उस समय जो सागर था उसको क्या कहते थे? पैंथालसा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल दिए गए हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोनेरन कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकला मकान चाइना में है। कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है। और गिब्सन जो है दोस्तों
ब्राज़ील में ना होकर यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित हैं? तो सही जवाब है एशिया में। देखिए रात के प्रहरी जो है अपना काम करने लगे हैं, उसकी आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो सही जवाब है यांगत्जे नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की तीसरी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? तो नील नदी, यह भी याद रखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो यदि अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि हमको और ज़्यादा मनोबल मिल सके। बांग्लादेश में दोस्तों देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि आपकी तरह मैं भी वही समय की डिमांड के चलते परेशान रहता हूँ। समय तो उतना ही है, चाहे आपको दूं या फिर अपना पढ़ूं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लेकिन जितना करा रहा हूँ साथियों, और मेरे साथ आपने लग के कर लिया करंट अफेयर्स और ये पुराना पेपर, तो इतने में आपका कल्याण जो है निश्चित है। एकदम गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ। और हाँ, यदि आपने भी अपनी तरफ से पहले से पढ़ा हुआ है तब तो होना तय है। आपको बता चुका हूँ गणित इनका कि 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आ जाएंगे, 30 से 35 मान के चलिए। और दोस्तों लगभग 25 से 30 जो हैं कहाँ से आ जाएंगे? रिपीटेड क्वेश्चन, या फिर पीसीएस मेन से 1-2 सवाल जो अभी करा रहा हूँ इससे पूछ लिया जाएगा, या यूपी पीसीएस के द्वारा ही जो भी कराया गया है अभी तक पेपर, वहाँ से कोई रिपीट कर देगा। तो इस तरह से 25 से 30 क्वेश्चन। तो देखिए मोटा मोटी 60 सवाल जो हैं आपको मिल रहे हैं। बाकी खेला कितने का बचा है? 30 सवालों का। इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो नेपाल में अवस्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। और जब इसमें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है गंगा में, और फिर जो है यह बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो इसका नाम जो है वह मेघना हो जाता है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। तो पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो मेघना के नाम से गिरती हैं, यह याद रखिएगा। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये जो आपको जानकारी दी जा रही है एकदम सटीक दी जा रही है। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, लंदन में। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो काला सागर, अजोब सागर, कैस्पियन सागर और सारगैसो सागर। एक प्रकार की घास है दोस्तों जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो इसी को जो है सारगैसो सागर कह दिया जाता है। जो जल क्षेत्र रहता है इसमें उसी को सारगैसो सागर कह दिया जाता है, जो घास के द्वारा कवर किया जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? आर्थिकी से करेंगे। टैगा वन विशिष्टता है दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र की? तो सही जवाब है समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है टैगा वन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR कितनी है दोस्तों? तो सही जवाब है 2.4। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो है भारत की प्रजनन दर घटकर 2 रह गई है, यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें, करंट अफेयर्स में कराया है दोस्तों इसको, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो सही जवाब है मेघालय।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा है दोस्तों? तो कोटा, याद रखिएगा। और 10 लाखी नगर दोस्तों कितने भारत में? 53, यह भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अधोलिखित राज्यों में किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है? तो सही जवाब है बिहार। बिहार में दोस्तों सबसे कम साक्षरता है, आपको पता होगा। फिर चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों वर्गों में सबसे कम साक्षरता, लेकिन साक्षरता वृद्धि पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक हुई है। यह एक सराहनीय कार्य है बिहार का कार्य है बिहार का ही कहा जाएगा, और किसका कहा जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। तो बिहार में जो है सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक साक्षरता है कहाँ दोस्तों? तो केरला में है। फिर चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों वर्गों में सर्वाधिक साक्षरता केरला में है। दोनों वर्गों में सर्वाधिक कम मतलब न्यूनतम साक्षरता जो है बिहार में है, याद रखिएगा। इसी को कहते हैं PYQs विद MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ PYQs को करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? पिछली 2017 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब है लगभग 60%, 59.29%। 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत पूछा गया है। सांख्यिकीय मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश। इस समय 2015 में भारतीय राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? तो 11 और 12, याद रखिएगा, यह बदल दिया गया है। फिर निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की, याद रखिएगा। बजट का सवाल है, छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों? तो उद्देश्य भी है, व्यक्ति है और उत्पादकता नियोजन। तो ये तीनों जो हैं कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत हैं। बजट से क्या पूछा गया था? 16 बजट के अनुसार कितनी आय होने पर 15% का अधिकर देय होगा? इस तरह के सवाल जो हैं खाली अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इस तरह से बजट से पूछा जा सकता है। बाकी बजट पे पूरी एक वीडियो दी है, वहाँ से बाहर कौनो क्वेश्चन ना आइए, सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। मात्र 20 मिनट की वीडियो है, जरूर देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? आर्थिकी से करेंगे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमान के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो सही जवाब है 57.8 या फिर 58%। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और जो घटनासार का निचोड़ दिया है उसका भी लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? बच्चा सवाल दे दिया, सरसों। ऐसे सवाल दोस्तों अगर गलत हो जाते हैं तो हम लोग खाई में गिरते चले जाते हैं, फिर जो है पास होने की संभावना ना के बराबर होती चली जाती है। किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का निर्यातक बना? आर्थिकी से करेंगे, आंकड़े अपडेट होके आएंगे उसमें। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक अभी भी कर्नाटक है। आलू का बड़ा उत्पादक यूपी है, ना कि मध्य प्रदेश। बाकी आर्थिकी से कवर करेंगे, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसको देख लेते हैं, भारत।
बाकी जो भी उत्पादन है, फिर चाहे सब्जियों का हो, फिर चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, फिर चाहे खनिजों का उत्पादन हो, फिर चाहे वन स्थिति रिपोर्ट हो, ये सब आंकड़े आपको आर्थिकी में उपलब्ध कराऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। फलों के उत्पादन में भारत का स्थान पूछ लिया गया है। सुनहरी क्रांति जो है दोस्तों उद्यान से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से। नीली क्रांति जो है कुक्कुट पालन दिया है दोस्तों, कुक्कुट पालन नहीं दोस्तों, मत्स्य। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, याद रखिएगा। यही वाला विकल्प सही नहीं है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है दोस्तों किसकी? गेहूं की, याद रखिएगा। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पूछ लिया है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स पूछे गए हैं दोस्तों, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स या फिर कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या पूछी गई है, तो कितने हैं? 20। यदि कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछी जाए तो 15 है। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 9। दोनों आंकड़े याद कर लीजिएगा, दो क्या तीनों। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं भारत में? 20। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। व्यापार संतुलन में निम्न में से कौन सम्मिलित होता है? तो सही जवाब है माल जो है व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। दोस्तों एक होता है व्यापार संतुलन और एक होता है भुगतान संतुलन। तो दोस्तों देश के एक वर्ष के अंदर जो है जो दिखने वाले आयात और निर्यात हैं उनके अंतर को, मतलब दिखता क्या है? माल ही तो दिखता है, उनके अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। और जब दोस्तों माल के साथ साथ सेवाओं का भी आयात निर्यात हो तो इनके अंतर को जो है भुगतान संतुलन कहा जाता है। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था कहाँ दोस्तों? तो झांग में। यहाँ तो दोस्तों झांग स्थान दे दिया गया है, यदि राज्य दिए होते तो पंजाब होता, याद रखिएगा। भूमि विकास बैंक जो है किसानों के लिए लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, याद रखिएगा। येलो बेन मोजैक गंभीर बीमारी है दोस्तों किसकी? भिंडी की। इसको जो है पीत सिरा रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। मक्खी द्वारा फैलती है। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो सही जवाब है लाइकोपीन के कारण। कैप्सेसिन के कारण क्या होता है? कैप्सेसिन दोस्तों किसमें होता है? मिर्च में। मिर्च के तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है कैप्सेसिन। कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई फसल है? तो आम्रपाली। और दशहरी और नीलम दोनों हैं किसकी फसलें? तो आम की हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन? दोस्तों अल्फांसो आम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। यह क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो बोड़ा अथवा लोहिया में। लोबिया में। इलाहाबाद में बोड़ा कहा जाता है। और हमारे इधर पश्चिमी यूपी में शाहजहाँपुर में इसको कहा जाता है रौसा। रौसा। तो बोड़ा, रौसा या फिर लोबिया एक ही बात है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? विटामिन ए का। एकदम बच्चा सवाल। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? अरे भैया क्या पूछ लिया एकदम, आंवला उबला कुछ नहीं दिया। किसमें पाया जाता है? मिर्च में। जो 3 दी गई हैं ना सब्जियां, इनकी तुलना में सर्वाधिक किसमें? मिर्च में, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो सही जवाब है गोवा में।
और इसमें विकल्प में दोस्तों कच्छ का रण भी दिया जा सकता है या फिर गुजरात का कुछ दिया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, गोवा की बात हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ दोस्तों? तो नई दिल्ली में। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन पैमाने का प्रयोग हरिकेन के मापन में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमेरिका में आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनको विली विली कहा जाता है। निम्न में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी? याद रखिएगा, नहीं है। यहीं पर अपना फायदोमीटर लगाया करिए, नहीं है कि है, इतने में ही लोग गच्चा खा जाते हैं। तो आर्गन जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 आयोजित हुआ था। हमको पता है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। अब कहा है +5, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1997 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नाभिकीय शक्ति जो है शामिल नहीं है। फिर कौन कौन शामिल है? सौर ऊर्जा शामिल है, ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर पारिस्थितिक तंत्र को टिकाऊ बनाना, माफ़ कीजिएगा, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना शामिल है, सौर ऊर्जा शामिल है, टिकाऊ विकास, जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को टिकाऊ बनाना, टिकाऊ कृषि, ग्रीन इंडिया और जलवायु परिवर्तन के लिए ज्ञान का राजनीतिक मंच। ये 8 जो हैं शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो सही जवाब है विंध्यन। बाकी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट तीनों जो हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम है? जी हाँ दोस्तों, आदमी जो है नग्नीकरण से प्रवास करता है, मतलब दूसरी जगह जाता है, फिर आस्थापन मतलब वहाँ रहना शुरू करता है, फिर प्रतिक्रिया करता है लोगों के बीच, फिर उसके बाद स्थिर हो जाता है। तो यही क्रम सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, बांदीपुर कर्नाटका में है, राजाजी उत्तराखंड में है अब जो है, और दोस्तों सिमलीपाल ओडिशा में है, पिन वैली जम्मू कश्मीर में ना होकर दोस्तों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है दोस्तों कहाँ? कच्छ की खाड़ी में, बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है, 1982 में। कहाँ अवस्थित है? तो जामनगर में। यूपी स्पेशल देखते हैं, इस बार यूपी स्पेशल से ज़्यादा सवाल आने की संभावना है दोस्तों, इसी के लिए आंदोलन हो रहा है। उत्तराखंड ने तो कह दिया कि हम 40% सवाल जो है यूपी स्पेशल अपने राज्य स्पेशल के डालेंगे, तो यूपी भी डाले, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में सवाल पूछेगा कहाँ से? इसीलिए ये जो हम लोग कर रहे हैं PYQs, कि यहाँ से अगर सवाल पूछा तो हम छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के सवालों को ख़त्म करेंगे, चुन चुन के। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो जौनसारी। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो रवाला नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर बढ़ैया नृत्य या फिर राई नृत्य। तो सही जवाब है रवाला नृत्य जो है, नहीं, डांडिया नृत्य जो है दोस्तों बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, बाकी रवाला भी है और बढ़ैया भी है और राई भी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जवाब है कहीं नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। करंट अफेयर का है, हटा दीजिए। लठ मार होली कहाँ होती है? तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे, लठ कहाँ बरसता है? तो सही जवाब है बरसाना में बरसता है। तो लठ मार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाने में। होली पे लठ बरसता है, रंग नहीं, लठ।
उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों एकदम यूजीसी की वेबसाइट से अपडेट किया है। 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, और बीएचयू हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, ये 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो संख्या याद कर लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। पहला 1887 में स्थापित हुआ था। फिर संस्थान दिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी महत्वपूर्ण है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प नहीं है? तो टेसू जो है, माफ़ कीजिएगा, राजकीय पुष्प है। देखिए हमारा फायदोमीटर गड़बड़ कर गया, यहाँ पर नहीं है बोल गए थे। तो टेसू जो है राजकीय फूल है, याद रखिएगा, टेसू या फिर पलाश। उत्तर प्रदेश अच्छा कब अपनाया गया? 2011 में, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। स्थान दिए गए हैं और उनका शहर मिलाना है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ में अवस्थित है। अब जो है समसामयिकी वाले प्रश्नों को हम लोग स्किप करते हैं और सीधे जो है विविध पर आते हैं। एक मिनट, कहाँ से विविध शुरू हुआ? ये कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना आरंभ की गई थी दोस्तों, कब? तो सही जवाब है 2004 में। ये आवासीय विश्वविद्यालय दोस्तों हैं, जैसे नवोदय, लेकिन ये बालिकाओं के लिए डेडिकेटेड हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब आरंभ हुआ? तो 1995। दोस्तों इस बार सर्दी ने ऐसा पकड़ा है कि उबर पाना मुश्किल हो रहा है। अर्थशास्त्र का नोबेल, पढ़ाई लिखाई विवादित है, किस तरह से दे रहा हूँ वीडियो मुझे ही पता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला हैं कौन? इलिनार ओस्ट्राम। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको यूपीपीसीएस के द्वारा 21 या फिर 20 में पूछा गया है। तो इलिनार ओस्ट्राम अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली पहली महिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि होगी दोस्तों? अब यहाँ 16 हटा के हमको क्या कर लेना है? 2022। तो कौन सी होगी? 66वीं होगी 22 में। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। तो पूछा जाए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था कब? 1993 में। नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। 2017 में भी यह प्रश्न जो है पूछा गया है। फिर ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, इनको छोड़ते हैं। हाल में प्रकाशित पुस्तक द किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो जो भारत के किस मैन हैं फिल्मों के, इमरान हाशमी, इन्हीं की है। बर्फ से ढकी झील घेपन, घेपन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। महत्वपूर्ण है दोस्तों, जम्मू कश्मीर देखो विकल्प में है। बर्फ से ढकी है तो फिर दिमाग लगाएं कि जम्मू कश्मीर में होगी तो गोता खा जाएंगे। किसने मार्च 2016 में इंडियन ओपन गोल्फ, अरे यार करंट अफेयर पूछ लिया है।
यह भी करंट अफेयर का सवाल है। ये सब करंट अफेयर्स छोड़ के हम लोग आते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो सर्बिया नहीं है। व्यापार एवं माल निशान एक्ट पारित किया गया था कब? 1958 में। बहुत महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न रिपीट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 2016 का पहला पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 2017 की ओर कूच करते हैं। माफ़ कीजिएगा, 2016 के द्वितीय प्रश्न पत्र के हल को देखेंगे। तो एक मिनट, थोड़ा हलक जो है गीला कर लेता हूँ। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो सही जवाब है बुध और शुक्र। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक छोड़ते हैं आर्थिकी से करेंगे। जनसंख्या नगरीकरण देखते हैं। सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और कितने हैं भैया इसमें? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 17 भी याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो सही जवाब है एकव नहीं, दिए गए विकल्पों में एकव नहीं, तो है कितना? 912, यह याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है। कितना है दोस्तों? तो 1106, यह भी याद रखिएगा। अपने यूपी का कितना है? 829। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या पंजाब? तो सही जवाब है केरल। अब संविधान से देखते हैं, राज्य व्यवस्था से। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो बच्चा सवाल है। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कथन कारण दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। क्योंकि जब कारण दिया हो तो क्योंकि लगाया करिए। क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो सही जवाब है इसका डी। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, जो कि पढ़ने से महसूस होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, या फिर भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, या फिर भारतीय जो विभाजन के उपरांत प्रवासी हो गए, या फिर एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है। क्या है? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, वे जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं रहेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। कौन कौन से हैं? 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। फिर है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यदि स्थिति इसके उलट है तब उसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाएगा, याद रखिएगा। वित्त विधेयक की बात हो रही है या धन विधेयक की? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है?
तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, एकदम सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, यह बात सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये बात भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यही कथन गलत है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, विकल्प ए सही है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आंतरिक शांति या आंतरिक अशांति या आंतरिक शांति को खतरा जो है आधार नहीं है। बाकी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तीनों जो हैं आपातकाल लागू करने के आधार हैं। इन्हें जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र माफ़ कीजिएगा, जो आंतरिक अशांति वाला जो मामला है उसको हटा दिया गया था। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष। किसकी समिति की सिफारिश पर पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया? तो सही जवाब है जॉन मथाई। कब गठन किया गया? 1950 में। सदस्य दोस्तों इसमें कितने होते हैं? तो 30, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ से होते हैं? तो केवल और केवल लोकसभा से होते हैं, यह बात भी याद रखिएगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। लोकसभा से कितने? 15, राज्यसभा से कितने? 7। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते कौन तय करेगा? तो सही जवाब है इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति चाहेगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण क्या है? क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, तो इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधि कार्यवाही से उन्मुक्ति है। दूसरा सही है दोस्तों। दूसरा, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, यह भी कथन सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, एकदम सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो यही कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो सही जवाब है राज्यपाल। यहाँ पर विधानमंडल की बात हो रही है दोस्तों, और उसके सदस्य की सदस्यता की बात हो रही है। लेकिन जो राज्यपाल है वह निर्वाचन आयोग से सलाह जरूर लेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 123। बात करें राज्यपाल के अध्यादेश की तो अनुच्छेद 213। बीच में जो 2 दिया है उसको उठा के पहले कर दो, 123 के 2 को।
भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्यों में स्वमेव लागू होते हैं वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 1 और 370। हालांकि अब जो है हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा, अब केवल अनुच्छेद 1 का ही वहां पर स्वाभाविक रूप से लागू होगा, किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो सही जवाब है त्रिपुरा से। त्रिपुरा से लोकसभा के 2 सदस्य, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1। जी हाँ दोस्तों, ये मिजो सकलैंड एक ट्रिक है, याद रखिएगा। मिजोरम, सक का मतलब सिक्किम, लैंड का मतलब नागालैंड, ये तीनों राज्य जो हैं यहाँ पर लोकसभा की एक एक सीट है, याद रखिएगा। यही ट्रिक है मिजो सकलैंड। और यहाँ पर राज्यसभा की भी एक ही एक सीट है, इसीलिए यह ट्रिक बनाया मिजो सकलैंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ? तो अनुच्छेद 360 जो किसकी बात करता है? वित्तीय आपात की। तो अभी तक भारत में एक बार नहीं लगाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 143 आई लव यू। कौन आई लव यू बोलता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से, ठीक है, आई लव यू बोल के जो है सलाह देता है। ऐसे ही याद रखिएगा इसको। 143। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, एकदम सही है। उच्च न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो कथन गलत है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, PIL की बात हो रही है, तो यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, यही कथन सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, या राज्य के राज्यपाल के, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के, या राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। तो उत्तर है इसमें कोई नहीं है। तो ये होता किसके समकक्ष है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के। तो उसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समकक्ष भी होता है। तो कोई विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? बहुत अच्छा सवाल है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 253। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार मतलब वीटो की शक्ति का
प्रावधान जो है अनुच्छेद 111 में उल्लेख है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो सही जवाब है 73वें संविधान संशोधन के तहत। अब जो है दोस्तों 33% आरक्षण जो है रखा गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATMM याद रखिएगा, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है दोस्तों तो राज्य सूची में। चल योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह 1 वर्ष के लिए योजना है, 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित भी होती है। 10, 15, 20 वर्षों के लिए प्रभावी योजना है। इनमें से कौन सा सही है? तो चारों कथन सही हैं, याद रखिएगा। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? तो सही जवाब है 9वीं पंचवर्षीय योजना, महिला अंश योजना। निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए जो कि नियोजन की हैं। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन आवश्यक है, सही है। विकास के लाभ को सम आचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए भी नियोजन आवश्यक है, ये कथन भी सही है। क्षेत्रीय असंतुलन के दूरीकरण को प्रमुखता देने के लिए भी नियोजन सही है। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए भी नियोजन सही है। तो इस तरह से चारों कथन सही हैं। देखते हैं क्या उत्तर है। जी हाँ, डी विकल्प सही है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन प्रभावी कारण है? तो कुशल श्रमिक जो हैं, धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो कुशल श्रमिक जो हैं प्रभावी कारण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में विचार करना है। यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे, यह कथन सही नहीं है। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है, यह कथन सही है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता करती है, यह भी सही है। तो 2 कथन सही हैं। चौथा देखते हैं, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि कभी कभी घाटा भी पड़ जाता है। MSP से ज़्यादा दाम जो है कभी कभी बाज़ार का हो जाता है। जैसे इस बार गेहूं का जो बाज़ार का मूल्य है वह MSP से ज़्यादा रहा है। तो यह हर बार लाभदायक हो, यह पक्की बात नहीं है, इसलिए चौथा कथन सही नहीं होगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उसे मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश राशि होती है। दोस्तों एक सवाल यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इस तरह से एक तालिका अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। यहाँ रखिएगा सूक्ष्म, यहाँ रखिएगा लघु और तीसरी जो रो बनाइएगा वह मध्यम की बनाइएगा। कैसे याद रखना है? यहाँ निवेश और यहाँ पर रखना है टर्नओवर, मतलब वार्षिक कितनी कमाई है, टर्नओवर। तो कैसे याद रखना है? 1 और यहाँ पर कर दीजिएगा 5, फिर 1 का यहाँ पर 10 गुना 10 हो गया, 5 का 10 गुना 50 हो गया, और इस वाले कॉलम में ठीक 2 गुना कर दीजिएगा, 10 का 20 और 50 का कितना हो जाएगा 100।
तो जो सूक्ष्म उद्योग हैं दोस्तों, उनमें जो है निवेश की सीमा कितनी है? 1 करोड़ रुपए। ठीक है। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ का। तब जो है इसको किस में रखा जाएगा? सूक्ष्म उद्योग में। बात करें लघु उद्योग की, तो निवेश की सीमा कितनी है? 10 करोड़ और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़। और बात करें मध्यम उद्योग की, तो निवेश कितना होना चाहिए? 20 करोड़ का कम से कम, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 करोड़ का। तो ऐसे उद्यमों को जो है मध्यम उद्योग कहेंगे। तो यह जो है आंकड़ा 2020 से जो है बदल दिया गया है, 2006 वाला ख़त्म कर दिया गया है। जो अभी मैंने बताया वह 2020 से लागू है। तो यह आंकड़ा पूरी टेबल याद कर लीजिएगा, ना याद रहे तो लिख के अपनी स्टडी टेबल के सामने एकदम चस्पा कर लीजिए, नहीं तो गोता खा जाएंगे। परीक्षा में एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो सही जवाब है 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन और प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सर्वप्रथम घटित हुई? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में घटनाओं से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 में शुरू हुई दोस्तों। तो फिर क्या? बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, जी हाँ दोस्तों, 1949 में हुआ। तो यह घटना जो है पहले घटित हुई, याद रखिएगा। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब है निर्माण सम्मिलित नहीं है। अच्छा सवाल है, कंफ्यूज कर सकता है। बाकी विनिर्माण, विद्युत और खनन तीनों शामिल हैं। भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा रही है? तो चालू मासिक परिस्थिति विधि प्रयोग नहीं की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो सही जवाब है अवरक्त किरणें। बाकी ऊष्मा भी करती है, एक्स किरणें भी, और भारी धातु लवण भी करते हैं। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की अवधारणा भी दी थी, याद रखिएगा। इस कार्य के लिए 1983 में इनको भौतिकी का नोबेल भी मिला था। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर। फिर है निम्नलिखित में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जे.बी. नरलीकर ने किया था नवीन सापेक्षता सिद्धांत। कांसा मिश्र धातु है दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ। कांसा Cu और Sn दोनों को जब मिला के पढ़ेंगे तो कांसा निकलेगा। Cu का मतलब कापर और Sn का मतलब टिन। तो तांबा और टिन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण होता है, कभी नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आदमी सोता है तो वह स्वतंत्र होता है। तो सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। गैसोहाल एक मिश्रण है किसका दोस्तों? तो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण जो है क्या है? गैसोहाल। 10% एथेनॉल होता है, 90% गैसोलीन होती है। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में किसके? मंगल के भी और बृहस्पति के भी। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए, फ्रेयान प्रशीतक, वो भी ठीक है। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, यही कथन सही नहीं है, जबकि फ्लोरीन जो है कार्बन का अपर रूप होता है। वानस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकल का, याद रखिएगा। कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं
उसमें कमी रहती है किसकी दोस्तों? नाइट्रोजन की। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम, याद रखिएगा साइटोट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो लाल रंग जो है सोडियम क्रोमेट के द्वारा आपूर्त होता है। आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब है हैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो दिए गए विकल्पों में स्वाभाविक बात है कार्बन ही सही होगा, वही जो है सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है, एकदम बच्चा सवाल है। निम्नलिखित तत्वों में कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो सही जवाब है श्वेत फास्फोरस। अफीम का मुख्य अवयव है दोस्तों क्या? मार्फिन। नाक नीट संलक्षण उत्पन्न होता है दोस्तों किसमें? पारा के प्रदूषण द्वारा, सीसा के प्रदूषण द्वारा या फिर संखिया के प्रदूषण के द्वारा या फिर फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। नाक नी मतलब घुटने जो है नाक होने लगते हैं, खटखटाने, आपस में लड़ने लगते हैं। तो फ्लोराइड का प्रदूषण दिया है दोस्तों, मुझे लगता है यह कथन गलत है। एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा, नाक नी। मैं भी कर लूँगा, आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। संभवतः संखिया प्रदूषण के द्वारा ऐसा होता है, क्योंकि फ्लोराइड के द्वारा दांतों का क्षरण होने लगता है। एक बार इसको देख लीजिएगा। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। वो कुछ कौन कौन है? पित्त अम्ल, लाइपेज और पेप्सिन। तो सही जवाब है पित्त अम्ल और लाइपेज। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है दोस्तों एटीपी के रूप में। बहुत पुराना सवाल है। विटामिन बी12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन बी12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो प्रत्युर्जिता, वर्णांधता, एड्स और गंजापन। तो गंजापन जो है कवक से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है दोस्तों क्या? डीऑक्सीराइबोज। हरित खेती में सन्निहित है दोस्तों क्या? समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। यही कथन सही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण है, 2005 में। कंप्यूटर से सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है, प्रकाशीय तंतु भी नहीं है, बल्कि समेकित परिपथ है। माफ कीजिएगा दोस्तों। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात हो रही है, संगणक का मतलब कंप्यूटर है दोस्तों। तो 2 दिसंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवेज जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। अच्छा सवाल है दोस्तों, यूपी स्पेशल देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है, इसको छोड़ते हैं। और अब जो है दोस्तों गणित जो है शुरू हो गया है। गणित को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर आ गया है, एक मिनट देखते हैं ये क्या क्या हुआ है इसमें। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान का एक ही सवाल है, इसके बाद गणित आया है,
गणित को छोड़ा है हमने। फिर करंट अफेयर्स आया है और करंट अफेयर्स के बाद एक ही सवाल है जो विविधा में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल प्रदान किया गया था और इसी आविष्कार की तिथि के रूप में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आविष्कार के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों ये दोनों पेपर 2016 की मुख्य परीक्षा के कंप्लीट हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लिंक को शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। और टेलीग्राम चैनल क्या नाम है उसका? टारगेट करंट। यहाँ पर आपको डेली क्विज भी मिल रही है टारगेट, और काफ़ी जो है सराहना हो रही है क्विज की। टारगेट करंट AK 1 2 3 इसको ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।